Okay, hello everyone. Is my sound audible to you? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज लिख दो। यस, ओके। भक्ति प्रांजल, वेरी गुड। अभी थोड़े कम बच्चे ऐड हुए हैं। ओके सारंग, लास्ट क्लास में आप थे सारंग? सारंग, क्या आपकी ये सेकंड क्लास है? ओके थे, ओके ठीक है। प्रांजल, भक्ति तो थी, प्रांजल का मुझे पता नहीं है। ये आपका सेकंड डे है ना आज प्रांजल? मैसेज सारे बच्चों को रेगुलर इंटरवल पे करते रहना है। 2 मिनट 4 मिनट पे सबको मैसेज करते रहना है, ठीक है। अभी थोड़ा 2 मिनट टाइम बाकी है तो कुछ बच्चे और ऐड हो जाएंगे। और किसी को लास्ट क्लास में मैंने जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था और सर्कुलर मोशन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नंबर फर्स्ट है, ओके ठीक है। लास्ट क्लास में मतलब आप नहीं आई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं पहुंच पाए थे, है ना, उनको मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं प्रांजल मैंने क्या क्या पढ़ाया था। चलो, जितने भी बच्चे लास्ट क्लास में आए हुए थे उनमें से मुझे बताओ कि जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन और सेकंड पढ़ाया था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो मैंने यही बताया था कि कॉन्सेप्ट होता है वो एक स्यूडो फोर्स होता है, लेकिन मैथमेटिकली वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। उसमें किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास की वीडियो में तो वो पूछ सकता है। लास्ट क्लास में तो कौन कौन से बच्चे आ गए, पर मैं सबका नाम देख लूं। ओके, तुलजा, भक्ति, आकांक्षा और भी हैं। अमन राज, कृष्णा, सारंग, प्राची, अमित, ओके। चलो, और टाइम हो चुका है लेकिन कुछ बच्चे अभी प्रेजेंट नहीं हैं। आप लोगों को हमेशा लेट आने की आदत है, क्लास में भी आप लोग लेट आते थे और ऑनलाइन क्लास में भी लेट। वहां पे तो बहाना होता था, तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, ये था वो था, टायर पंचर हो गया, ये तो कॉमन सा एक्सक्यूज होता था। घर पे क्या पंचर हो गया? घर पे भी आप लोग टाइम पे नहीं आते हो। अभी अजय आ गया है क्या? नहीं, अजय अभी आया है, ओके ठीक है। चलो ठीक है, बाकी के बच्चे आते रहेंगे। रेंज, हाँ रेंज प्रॉब्लम हो सकती है कृष्णा, मान लेता हूं मैं भी, कभी कभी मेरे पास भी होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं रिपीट करता हूं, तो अगर एक दो चीजें मिस हो तो बिल्कुल चिंता मत करना, वीडियो रिकॉर्डेड है। इवन आपके नोट्स भी, जो चीजें मैं लिखता हूं ना वो सारे आपके पास लास्ट क्लास के चले गए होंगे, मैसेज मिल गए थे सबको नोट्स। जो भी मैं स्लाइड पे लिखता हूं ना वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे क्लास खत्म होगा वो सारे पेजेस एज ए स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आपको लिखने वाली कुछ चीजें, जैसे मैं जो बोलते जाता हूँ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनमें से आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट लाइन इसको लिख लेना चाहिए, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो हम आज क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लासेस में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सही है? लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट नहीं होगा तो भी मैं आज आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर डाउट है तो बोलो, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। वैसे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या किसी को डाउट होगा। ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट लायक है नहीं, ग्रेविटी आपको समझ में आ ही गई थी। सर्कुलर मोशन, मोशन और सर्कुलर ट्रैक समझ में आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन शायद मैंने नहीं बताया था, है ना? उसका मैंने फॉर्मूला बता दिया था, mv² अपॉन r। ठीक है, उसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपके
आपके सामने आपका ही स्टेट बोर्ड का मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफिनेशन ऑलरेडी गिवन है। वेट, इंटायर स्क्रीन, नो नो नो, मैं सबसे पहले आता हूँ विंडो वाले इस पे। देखो आपको अपना ये बुक दिख रहा होगा, ये तो हम पढ़ रहे थे आज केपलर्स लॉ, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे है आपका, देखो, अ फोर्स, जो मैंने आपको समझाया था, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है और उसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर पाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गई थी, जस्ट यही डिफिनेशन होता है, बिल्कुल परफेक्ट डिफिनेशन है, एज इट इज आप इसको नोट कर सकते हो। बाकी क्या आपके इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी लिखने लायक नहीं है। एक चीज और मैंने बता दिया था, सेंट्रीपिटल, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। सेंट्रीपिटल मीन सेंटर सीकिंग, मतलब वो सेंटर की तरफ देखते रहता है। द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे जब चलता है तो वो सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है हमेशा। ये जो आपका फिगर है बुक में, मैं बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये देखो टॉपिक, जैसे हम किसी स्टोन को एक थ्रेड से बांध करके ऊपर ऐसे पकड़ के सर्कुलर पाथ में जब घुमाते हैं तो पत्थर किसी भी पॉइंट पर पहुंचता है ना, ठीक है, तो उस पर वो जाता है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, इधर। ये जो रेड कलर से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, बट इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स लॉ पहले आप लोगों ने पढ़ा है कभी, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है क्या, किसी ने कभी पढ़ा है? ठीक है, वैसे केपलर्स लॉ मैंने आप लोगों को एक बार रेगुलर क्लास में भी बताया था, ज्यादातर स्टूडेंट मुझे जानते ही हैं, जितने भी लगभग सभी मुझे जानते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली होती है उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, और जो लॉज होते हैं, लॉज या स्टेटमेंट होते हैं, वो हमेशा हम साइंटिस्ट की लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जो लॉज है ना वो कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स है। आपके स्टेट बोर्ड में भी वही दिया होता है, सीबीएसई बोर्ड में इवन क्लास 11th में भी वही डिफिनेशन है। मतलब जो लॉज है उनका जो स्टेटमेंट है वो सेम है, थोड़ी थोड़ी चीजें वेरी करती है, वो क्या होती है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो जल्दी से हेडिंग लिखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैं एक एक करके तीनों एक्सप्लेन करूंगा। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखो देयर आर 3 laws of planetary motion. There are 3 laws given by Kepler's, Kepler. Okay. फर्स्ट लॉ जो होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, अब इनका स्टेटमेंट क्या है पहले समझते चलेंगे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल नोट्स पे मत जाना, नोट्स आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे इवन जब आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अच्छा सारे तो आपके स्कूल के ही बच्चे हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वाला कोई बच्चा नहीं है ना? ज्यादातर के तो मैं नाम जान रहा हूँ, सारे बच्चे मुझे पता है कि वो स्कूल वाले ही हैं, स्टेट बोर्ड के। सीबीएसई बोर्ड का भी कोई है क्या? अगर है तो बता दो मुझे। अमित, कृष्णा, प्रांजल तो होगा नहीं, सारंग है नहीं। अगर कोई होगी, यस अमन राज। ओके अमन, मैं आपको पहचान भी नहीं पा रहा था, चलो ठीक है।
तो अमन राज पांडे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को ये चीजें कैपलर्स लॉ या जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है। आप लोग ये पहले पढ़ के भी आ चुके होंगे, एम आई राइट? यस, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? ओके सर, गुड। देखो, होता ये है कि बाय डिफॉल्ट, अगर थोड़े दिन पहले आपको याद हो तो आपके रेगुलर क्लासेस में जब मैं आपको मोशन पढ़ाया था, कभी भी 7th में पढ़ाया होगा, 8th में, 9th में कभी पढ़ाया होगा, तो मोशन में मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन। और अभी कल की क्लास में भी, परसों की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया सर्कुलर मोशन, तो मैंने उसका एग्जाम्पल बताया था कि मोशन ऑफ सर्कल अराउंड सन, या फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, या मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर, ये मैंने बताया था। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि जो पाथ होता है ना वो सर्कुलर नहीं होता। जैसे जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। किस ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल। इस शेप को बोलते हैं इलिप्टिकल, ठीक है, या फिर इलिप्स बोला जाता है। अभी तक आप क्लास 10th तक सिर्फ पढ़े हो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें पढ़े हो। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाओगे कुछ नए टॉपिक भी पढ़ने को मिलेंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 10th में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे शेप होते हैं, है ना। हाइपरबोला, ये सारे शेप होते हैं, ठीक है। तो जो इलिप्स होता है, इस तरह जो अंडा जैसा जो शेप होता है ना, एक जैसा शेप, उसे क्या बोलते हैं? इलिप्स। सो एक्चुअल में सन के अराउंड जो अर्थ घूमता है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, वो घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सबको समझ में आ गई ये चीजें? तो केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने ये कहा था कि एक चीज और इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे जो सर्कुलर पाथ है ना, एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है, एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है। लेकिन जो इलिप्स है, इलिप्स में दो सेंटर होते हैं, जिसे कि हम सेंटर नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस। तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। जबकि सर्कल में उस पॉइंट को हम, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर। जबकि इलिप्स में हम सेंटर वर्ड यूज नहीं करते, फोकस वर्ड यूज करते हैं। तो उसके एक तरह से दो सेंटर होते हैं जिसे कि हम फोकस के नाम से जानते हैं, और उसे हम बुलाते हैं F1 एंड F2। ये चीजें सबको समझ में आ गई? ये सब चीजें रफ की है ना, इनको नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो ऑब्वियसली अगर ये इलिप्टिकल पाथ है तो इसके भी दो फोकस होंगे। केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने ये कहा था कि कोई भी प्लैनेट, याद रखो यह नाम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मतलब ये जो केपलर्स लॉ है वो एक तरीके का प्लैनेट के मोशन को बताता है। अब प्लैनेट का मोशन किसके अराउंड बताएगा? सन के अराउंड। आई बात समझ में? सो केपलर्स लॉ इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है, साथ ही साथ केपलर ने यह भी बताया था, क्योंकि उस टाइम तक ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट बने नहीं थे, उस टाइम तक कुछ ही नेचुरल सैटेलाइट थे। जब तक केपलर का टाइम था उस टाइम सिर्फ क्या था? मून था, और एक मार्स का भी कुछ पता चल गया था, है ना, और जुपिटर, सैटर्न का भी पता चल गया था कि कुछ सैटेलाइट होते हैं। तो जो केपलर की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से एक प्लैनेट एक स्टार के अराउंड मोशन करता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड मोशन करता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी ना समझा जाए कि केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन सिर्फ प्लैनेट के बारे में है, बल्कि केपलर्स लॉ सैटेलाइट के लिए भी उतना ही सही है जितना प्लैनेट के लिए सही है, ठीक है। मतलब केपलर्स लॉ, मैंने बताया कि केपलर्स लॉ इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। बट ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि केपलर्स लॉ मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं बार बार प्लैनेट बोलूंगा तो इसका मतलब प्लैनेट बोल रहा हूं तो वो स्टार के अराउंड यानी सन के अराउंड होगा। अगर मैं चाहूं तो प्लैनेट की जगह पे मैं सैटेलाइट भी बोल सकता हूं, और अगर मैं सैटेलाइट बोलूंगा
तो वो सैटेलाइट किसके अराउंड होगा? प्लैनेट के अराउंड होगा। यस और नो? इवन जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, वो भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता। हम उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके जब हमारे अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर जाता है, उस टाइम उसका पाथ भी कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता। राउंड फिगर में हम बोल देते हैं, अपनी आदत होती है हर चीज राउंड फिगर लेने की, ठीक है, तो हम रफली बोल देते हैं कि ठीक है, जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, और भी जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है, हम ऐसे बोल देते हैं, बट एक्चुअल क्या था? वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो ये चीजें सबको समझ में आ गई? अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे ना, तो लॉ समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो फर्स्ट लॉ कहता क्या है? बोलता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट, देखो देखो ये जो प्लैनेट है, मान के चलो कि ये अपना प्लैनेट है, तो एक प्लैनेट सन के अराउंड इस तरीके से मोशन करता है कि उनका जो पाथ है वो कैसा होता है? इलिप्टिकल। उनका पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल। और उसके किसी भी एक फोकस पे सन होता है। या तो यहां पे सन बोल दो, या तो यहां पे सन बोल दो, दोनों बातें सही है। मतलब लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या था? एक प्लैनेट जो सन के अराउंड मोशन कर रहा है, उनका पाथ इलिप्टिकल होता है, और उस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर कौन होता है? सन। अगर इनका स्टेटमेंट लिखा जाए, आप इनका स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं लिखाऊंगा नहीं, या आप डायरेक्टली समझ लेना। वेट, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखो, ये मैं आपके टेक्स्ट बुक से चल रहा हूं। सीबीएसई में क्या वेरिएशन है वो भी मैं बता दूंगा। देखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है केपलर्स फर्स्ट लॉ, इनके ब्रैकेट में लिख लेना जो मैंने बताया, लॉज ऑफ ऑर्बिट, ब्रैकेट में आप लिख लेना। इसे याद रहेगा कि जो फर्स्ट लॉ है वो ऑर्बिट से रिलेटेड है ना। इनका स्टेटमेंट क्या है? देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्स, ठीक है, ऑर्बिट प्लैनेट का प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्स होता है, और विथ द सन एट वन ऑफ द फोकी। फोकी इसलिए वर्ड बोला गया कि जो फोकस है ना, फोकस के प्लूरल को बोलते हैं फोकई। आई बात समझ में? यहाँ दो दो फोकस होती है, इसलिए उसे बोलते हैं फोकी। तो बोल रहा है कि जो सन है वो दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा? यस और नो? जल्दी से मैसेज कर दो यस। ये आपको खुद से लिखना है, मैं बस फिगर में आपको समझा दिया। सबको समझ में आ गया? ठीक है। कुछ वर्ड, ज्यादातर चीज आपको सुननी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मेरी क्लास में मेरे एक वर्ड्स को ध्यान से सुनो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में भी देख सकते हो जितनी बार इच्छा हो। सबको समझ में आ गया है? हम चलते हैं सेकंड लॉ पे। ये एक लाइन लिखाने की जरूरत है क्या? वो बेटा खुद से कर लेना, इतना तुम्हारी बुक में ऑलरेडी वो डार्क में दिया है, और उनका स्टेटमेंट आप बिल्कुल चेंज मत करना। मैंने बताया है कि लॉज हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें कभी चेंज नहीं करते, एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो चलो हम सेकंड पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एरिया या केपलर सेकंड लॉ। इस लॉज ऑफ ऑर्बिट को बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। आपके बुक के लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। और सेकंड को क्या बोलते हैं? इसका नाम आपके बुक के अकॉर्डिंग है केपलर्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। और मैं इसको बुलाता हूं लॉज ऑफ एरिया। इसको मैं अगली स्लाइड में समझाता हूं, ठीक है। ये स्लाइड ज्यादातर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिख लो तो ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, ठीक है। वैसे लिखने से जल्दी याद हो जाता है, अदरवाइज ये पूरा स्क्रीन आपको एज ए स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा कि आप नोटबुक में लिखते चलो, सुनते सुनते जब हम लिखते हैं ना तो वो चीजें जल्दी हम याद हो जाती है हमें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, लॉज ऑफ एरिया बताता हूं मैं। वेट, हाँ, अब मैं आता हूं सेकंड, लॉज ऑफ एरिया, केपलर्स सेकंड लॉ, केएसएल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इनका स्टेटमेंट देखो क्या था, इसको भी मैं आपके बुक में भी दिखा दूंगा। ये आपका एक इलिप्टिकल पाथ है, ये आपका सन है, मान लेते हैं इसको
सन आप लोग मान लो। सन दिख रहा है सबको? ये सन लिखूंगा नहीं, वो बाद में लिख दूंगा, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो? ये जो डार्क पॉइंट है ना, ये सन है। आपका जो अर्थ है, हम सब जानते हैं कि अर्थ को अगर सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अर्थ, तो उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 365 डेज। यस और नो? 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट और समथिंग, शायद 20 सेकेंड या ऐसा कुछ लगता है, ठीक है? एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 5 आवर 48 मिनट तक तो लगता है। ये आप सबको पता होगा पहले से। राउंड में मान लेते हैं इसको कि चलो 365 डे। ये चीज सबको पता है? यस और नो? प्लैनेट को, या अर्थ की, मैं प्लैनेट की पे अर्थ की बात कर रहा हूं, तो अर्थ को सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं। यस, यस, वेरी गुड। तो आगे समझते हैं इसको। तो जो इनको लॉज ऑफ एरिया क्यों कहा गया, सिचुएशन समझो। पहले एग्जांपल लो। मान के चलो कि 365 डे में अर्थ को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में टोटल मान लो कि 30 डे लगता है। यहां से यहां तक जाने में नहीं, 20 डे लग रहा है मान लो। ये अपने मन से हम मान लेते हैं, ठीक है? ए से बी तक जाने में कितना लग रहा है? 20 डे। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सी और डी पॉइंट। इस सी और डी प्लेनेट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 20 डे। हमेशा मान लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि सपोज ये है पी क्यू। इस पी से क्यू जाने में भी प्लेनेट को कितना लग रहा है टाइम? 20 डे। ये हमने मान लिया। अब समझना स्टेटमेंट क्या है। बोलता है कि अगर एक हम, ये सन है एस, अगर हम सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करें, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन, स्टेटमेंट ये है कि द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्लैनेट और सन को ऐड करें ना, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में इस लाइन को अगर ज्वाइन करो तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है। यस और नो? देखो इतना एरिया स्वीप कर रहा है, सही है? इसी तरीके से वो सी से डी तक जब जा रहा है तो 20 डे में ये इतना एरिया स्वीप कर रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? इसी तरीके से उसी टाइम इंटरवल में देखो पी और क्यू ये इतना एरिया कवर कर रहा है। यस और नो? सो स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप्ट आउट इक्वल एरिया। देखो यहां से ध्यान से समझना, ये एक इक्वल एरिया कवर कर रहा है। ये इक्वल एरिया कवर कर रहा है सेम डे में। ये इक्वल एरिया कवर कर रहा है सेम डे में। ये इक्वल एरिया कवर कर रहा है सेम डे में। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रैंग, सॉरी वेट, एरिया ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ए बी एस, ए एस बी लिख लेते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी इक्वल टू एरिया ऑफ पी एस क्यू। आई बात समझ में? ये एरिया तीनों बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यही आपका स्टेटमेंट भी है। मैं एक बार आपके बुक से भी इसको समझा देता हूं, बुक में भी देखते चलो। वेट, मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया है, बुक में आपको दिख जाएगा। ये देखो, सेकंड, केपलर सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? मैंने भी कुछ ऐसा ही लिखा है, फिगर भी मेरा कुछ ऐसा ही है। आई थिंक सबको समझ में, इन्होंने बस इसको नंबर दे दिया 1, 2 एंड 3 और बोल दिया कि 1 एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया दोनों बराबर है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो जल्दी से सब मैसेज लिख दो यस। सबने यस ही लिखा है तो ठीक है। अमित का मैसेज नहीं आ रहा है। अमित सो रहे हो क्या? कृष्णा देखो मैसेज कर रहा है। अजय आपका भी मैसेज नहीं आ रहा है।
ओके, तुलजा को भी समझ में आ गया, भक्ति, प्रांजल, कृष्णा। अमित को समझ में नहीं आया, चलो अमित रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपको समझ में नहीं आया। चलो, हमारे 2 लॉस कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने वाले केपलर्स थर्ड लॉ। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। थर्ड, केपलर्स थर्ड लॉ, इसे बोलते हैं लॉज ऑफ पीरियड या लॉज ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं, लॉज ऑफ टाइम पीरियड। इस पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में शायद एक न्यूमेरिकल्स भी है, जो आपका एक्सरसाइज है ना, उसमें एक क्वेश्चन भी है। तो अगर ये आपको समझ में आता है तो आपके टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल भी मैं तुरंत करा दूंगा, ठीक है। तो समझते चलेंगे साथ में ये केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है। पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका है इलिप्टिकल पाथ। आप लोग फिगर थोड़ा अच्छा बनाना, मेरे से फिगर थोड़ा सा सही बनता नहीं है। इनको समझाने के एक्चुअली 2 तरीके होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस के फॉर्म में होता है। मैं एक बार आपके बुक में देख लेता हूँ वो किस स्टेटमेंट में दिया है। उन्होंने दिया है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस दिया है। चलो ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। देखो, इलिप्स में ना जिस तरह से सर्कल होता था, तो मैंने बताया कि सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में 2 सेंटर होता है, जिसे कि हम 2 फोकस बोलते हैं। इसी तरीके से सर्कल में एक रेडियस होता है, यस और नो, सर्कल में एक रेडियस होता है, तो इलिप्स में भी रेडियस जैसा कुछ होना चाहिए। तो जो इलिप्स में होता है उसे हम रेडियस ना बोल के उसे हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। जैसे इसमें 2 तरह के एक्सिस होते हैं, ये होते हैं जिसे बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, और एक ये होता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। इज इट क्लियर? और अपना जो फोकस है वो कुछ यहां पर होता है। समझ में आ रहा होगा सबको? दिस इज F1 और दिस इज F2। इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। चाहो तो नोट करके कहीं साइड में लिख भी सकते हो, दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। तो मैं ज्यादातर कई बार बच्चों को केपलर थर्ड लॉ को मेजर एक्सिस के फॉर्म में समझाता हूं, ठीक है। बट आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं। उनका स्टेटमेंट क्या है? थर्ड को बोलते हैं लॉज ऑफ पीरियड। अभी लॉज ऑफ पीरियड क्यों बोला? पीरियड का मतलब एक तरह से टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड का लॉ है। वो कैसे? तो बोलता है कि जैसे हमें पता है कि अर्थ को सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में 365 डे लगता है, तो वो टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या चलो अर्थ का तो हमें पता है, ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, बट हम जुपिटर का कैसे पता कर लेते हैं? कि हम जुपिटर पे जाकर के पता करते हैं, ठीक है। हम यूरेनस का भी बता देते हैं कि यूरेनस का टोटल टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है। सैटर्न का, यूरेनस का हम बता पाते हैं क्या? बता पाते हैं। तो कैसे बता पाते हैं? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर थर्ड लॉ के साथ हम जब जाते हैं और ये वाला रूल पढ़ते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है। तो चलो देखो इनका लॉ कहता क्या है। बोलता है कि सन से अर्थ की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस काफी कम है, समझ के चलना। यहाँ पर भी अलग है, हर पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस क्या है? अलग है। देखो इधर तो फिर भी क्लोज है। जब अर्थ इस पोजीशन पे होता है तो यहाँ पर गर्मी होता है, जैसे अभी अर्थ कुछ इसी पोजीशन पे है। लेकिन जैसे जैसे ये अर्थ दूर जाता है, देखते जाओ, अर्थ यहाँ पर है तो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो ठंड के दिनों में इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। फिर आपके उस्मानाबाद में तो ठंड गिरता ही नहीं है, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से ठंड पता है नहीं, ठीक है, ठंड क्या होती है। कभी हमारे घर आओ, ठीक है, दिसंबर या जनवरी के महीने में, ठीक है, तब सबको पता चलेगी कि ठंड एक्चुअल में क्या होती है। हम वहां 3 साल रहे, हमें कभी ठंड लगा ही नहीं। तो चलो अब देखो, अर्थ से सन की डिस्टेंस हर जगह पे चेंज हो रही है, यस और नो?
हर जगह पे देखो चेंज हो रही है। अगर मुझसे पूछा जाए, आपके टेक्स्ट बुक में है भी एक जगह पे नोट किया हुआ कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? कौन सी वाली को हम प्रेफरेंस दें? नहीं दे सकते ना प्रेफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारे डिस्टेंस को ऐड करते हैं, इसको ऐड करो, इसका ऐड करो, हर डिस्टेंस को ऐड करके उसका एक मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है, ठीक है। तो हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं जिसे कि हम कहते हैं मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन। इज इट क्लियर? तो आपके बुक में मीन डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लो कि मीन डिस्टेंस है कितना, ए। मीन डिस्टेंस कितना है, ए। तो स्टेटमेंट है कि देखो, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ, जो टाइम पीरियड है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ए लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब का। आई बात समझ? तो यहाँ आर दिया हुआ है, मैंने ले लिया था ए, चलो मैं आर ले लेता हूं ताकि आपके बुक के अकॉर्डिंग सही हो। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि जो आर क्यूब है ना, इसका जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना उसके स्क्वायर का। ये स्टेटमेंट कहता है केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट यही है। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। बुक में इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बात तो बराबर है ना, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे आ जाता है वो डिपेंड करता है टीचर कैसे, जैसे मैंने आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब टी स्क्वायर बता दिया, आपकी बुक में ऐसा लिखा हो क्योंकि एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिखोगे ना, जो कैलकुलेट करना होता है हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बन जाता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू सन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? स्टेटमेंट तो यही है, अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। एक बार हम बुक को भी देख लेते हैं। बुक में आपका दिया हुआ है, ये देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट लिखना और एज इट इज यहां से यहां तक सब कुछ कॉपी कर लेना, यहां तक, सॉरी, ये इक्वेशन 1 दिखा रहा है ना, इक्वेशन 1 तक एज इट इज कॉपी कर लो, कर लेना। इसी को कैसे लिख दिया आपके बुक में, अगर प्रोपोर्शनल होता है तो हम सब जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल होगा तो अगर प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ बुक में तो मैंने यहां तक भी स्टेटमेंट लिखा हुआ देखा है केपलर्स थर्ड लॉ का, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम प्लैनेट टू सन इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट मेरा समझ में आया? इसको स्टेटमेंट में मैंने बोल दिया, ये भी केपलर्स थर्ड लॉ कहा जाता है। कुछ बुक में मैंने ये भी लिखा हुआ देखा है, क्या मैंने बोला, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन इज कांस्टेंट। अगर सबको ये समझ में आ गया तो जल्दी से मैसेज कर दो ओके, प्लीज मैसेज ओके। अगर ये सबको समझ में आ गया तो, नहीं आया तो नो लिख दो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई भी नो लिख सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट? बेटा ये हर प्लैनेट की अलग अलग होती है ना, क्योंकि हर प्लैनेट का टाइम पीरियड अलग होगा, हर प्लैनेट की मीन डिस्टेंस अलग होगी, सो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इसी कांस्टेंट से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है, अभी तुरंत मैं जाता हूं और वो अभी आपको करा देता हूं, ठीक है। तो ठीक है, सबको समझ में आ गया? अमित क्लास में है कि नहीं? बहुत ज्यादा ही डाउट पूछता था, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा ये है ही नहीं, चलो ठीक है, मैं सोचा
कृष्णा, फॉर अर्थ कांस्टेंट, बेटा ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू इसकी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 5 एनीथिंग, तो कोई भी कांस्टेंट, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया गया है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये रेशियो निकालो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ठीक है। और कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट ये है नहीं जिसकी की कोई वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। आगे चल के मैं ग्रेविटेशन में भी पढ़ाने वाला हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। बट ये जो के है ना, वो ऐसा ही है, कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसलिए इसका कोई फिक्स वैल्यू बनाया नहीं गया है। चाहो तो निकाल सकते हो। इनकी सिर्फ जरूरत पड़ेगी आपको कैसे, मैं बता रहा हूं इनकी जरूरत आपको कैसे पड़ेगी। मैं एक लाइन और इसके बाद लिखा देता हूँ नोट करके। अगर दिमाग में डाउट आ रहा है तो यहाँ पे एक नोट करो। वेट सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट? ओके, फॉर अर्थ कांस्टेंट। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अर्थ का हमको टाइम पीरियड पता है, हाँ या ना? अर्थ का पता है, अर्थ से सन की डिस्टेंस भी हमें पता है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, जैसे हमने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि जुपिटर का हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अर्थ का टाइम पीरियड गिवन होगा, अर्थ का मीन डिस्टेंस दिया होगा और जुपिटर का मीन डिस्टेंस दिया होगा, और आपसे बोलेगा कि जुपिटर का टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। आई बात समझ में? तो कैसे मिलेगा हमें, देखो एक नोट करके यहाँ लिखो। नोट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा देता हूँ, कई बार मैंने क्लास में भी ऐसा बताया है। देखो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है ए प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b2/b1। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कुछ स्टेटमेंट ऐसा है ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, समझते चलना, ये फर्स्ट नोट है, ये सेकंड नोट है, ये सेकंड नोट है, ये थर्ड नोट है। ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि, सॉरी, यहां पे दिया हुआ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से मान लो अर्थ का टाइम पीरियड है t1, अर्थ का टाइम पीरियड है t1, जुपिटर का टाइम पीरियड है t2, अर्थ का मीन डिस्टेंस है r1 और जुपिटर का मीन डिस्टेंस है r2। तो अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है, अर्थ की डिस्टेंस हमें पता है, जुपिटर का आपको सिर्फ डिस्टेंस देगा और आपसे बोलेगा कि जुपिटर का टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। तो क्या हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? मैं तुरंत करा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल विद इन 5 मिनट। यस, ओके। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझते चलो। देखो अब मैं आपकी बुक में आ रहा हूं, ये बुक है, इसके में लास्ट, ओह सॉरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो सब, दिख रहा है सभी लोग, इसको नोट करो, मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूं। लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी। कोई भी एक प्लैनेट दिया है, उसका मीन डिस्टेंस दिया है आर और उसका टाइम पीरियड दिया है टी। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ इट वाज अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8 टाइम्स ऑफ टी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो बोलो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो सभी लोग नोट कर लो इसे, या फिर बुक आपके सामने तो बुक को ओपन कर लो, फिर मैं चलता हूं इसको समझाने के लिए। देखो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? यस, ठीक है। तो मैं अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो सिचुएशन सेम है, फॉर्मूला यही है। फर्स्ट वाले केस में बोल रहा है कि टाइम पीरियड है टी, सेकंड वाले का हमें कैलकुलेट करना है t2, और बोल रहा है कि फर्स्ट वाले का डिस्टेंस था r, सेकंड वाले का जो डिस्टेंस है वो पहले वाले से कितना टाइम्स है। देखो पहले वाले का कितना टाइम्स है, 2r। सो यहां पे हम इसे लिखेंगे 2r। 2r। अच्छा ये दोनों क्या था, ये स्क्वायर था और ये क्या था, क्यूब। सो टी स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू आर आर कैंसिल 1/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, टी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सो t2 स्क्वायर इक्वल टू 8t स्क्वायर हो रहा है ये। सो t2 कितना हो जाएगा, √8t स्क्वायर, टी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, सो √8 टाइम्स ऑफ टी। t2 कितना आ गया, √8 टाइम्स ऑफ टी। यही तो प्रूफ करना था। यस और नो, यस और नो? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं बोलता हूं हर न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया तो। अब देखो वैसे तो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा और बुक के बाहर कुछ आता नहीं है, फिर भी आपके स्टेट बोर्ड में इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। फिर भी अगर इसको टफ बनाना हो तो हम टफ कैसे बना सकते हैं, अगर इसे टफ बनाना हो तो क्वेश्चन यही दे देता, अर्थ का टाइम पीरियड दे देता 365 डे, अर्थ की मीन डिस्टेंस दे देता और जुपिटर की डिस्टेंस दे देता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन काफी लेंदी बन जाता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता 365, या ईयर के फॉर्म में दे देता। अगर ईयर के फॉर्म में यहाँ लिखना होता 1, यहाँ सपोज डिस्टेंस दे देता 245 लाख किलोमीटर और ये हो जाता 550 लाख किलोमीटर, ऐसा कुछ दे देता। तो बस आपका कैलकुलेशन टफ होता है ना, तो वो क्वेश्चन टफ बन जाता। बाकी कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? तीनों लॉ मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इस तीनों लॉ में किसी को कोई भी डाउट हो वो मैसेज करे, मैं उसको आंसर दूंगा। हर्षवर्धन भक्ति, ओके। सबको समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल नहीं है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड। अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सीधे एक वर्टिकल मोशन से रिलेटेड होते हैं और एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड होते हैं। कुछ स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वेट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। याद होगा आपको, ये तो आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने आपको। जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बताया था उसका मैंने चर्चा नहीं किया, ठीक है, उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। वो समझा देता हूँ थोड़ा सा कि कुछ बुक में क्या लिखा होता स्टेटमेंट
कि जो ये इसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख लेना, ठीक है। इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, वेट। ठीक है, देखो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। वहां पे स्टेटमेंट बस क्या लिखा होता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, तो पेन वही रह गया, चेंज ही नहीं हुआ। चल नहीं हो तो कोई बात नहीं। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो मेजर एक्सिस है ना, ये मेजर एक्सिस दिख रहा है सबको। इस मेजर एक्सिस का जो हाफ होता है, इस मेजर एक्सिस का जो हाफ होता है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। आई बात समझ में? तो कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द क्यूब ऑफ द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इज इट क्लियर? कुछ बुक में लिखा होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, और कुछ बुक में लिखा होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू स्टार। आई बात समझ में? तो आपके टेक्स्ट बुक में पहला वाला दिया है, और जब फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैंने सेमी मेजर एक्सिस के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट गिवन होती है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट अपने बुक से जो मैंने एज इट इज जितना कहा है उतना आप लिख लेना, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो क्लास सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस। आज के दिन सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको खुद से लिख लेना है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला उसका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये चीज आप लोग कंटिन्यू करना है इन चीजों को। थोड़ा सा मैं इस बुक में आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत नीचे आ गए। आज मैं कुछ आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाला हूं। कल की जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो है वेट। ये देखो, आज हमने कैपलर्स लॉ पढ़ लिया, बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। कैपलर्स लॉ आपने पढ़ लिया तीनों। इसके बाद आपका आता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैं कल के दिन इसे स्टार्ट करूंगा। आई बात समझ में? आज के दिन मैं कुछ और बताने वाला हूं, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये टॉपिक अगर आप चाहो तो खुद से घर से पढ़ के आ सकते हो। आई बात समझ में? घर से पढ़ के आ सकते हो, थोड़ा सा तुम्हें समझने में और हेल्प मिलेगा, अदरवाइज मैं तो समझाऊंगा ही। चलो, इसके बाद आज अभी जो बाकी के टाइम में जो टॉपिक समझाने वाला हूं, एक वो है, याद होगा आपको क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट जहां भी आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, कल नाइन्थ क्लास में यही होने वाला है। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो क्लास नाइन्थ की सेशन अटेंड कर सकता है, ठीक है। एक दो क्लास तो कोई भी कर सकता है, तो मैं बार बार यहाँ रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो अगर एक दो क्लास भी आपको अटेंड करना है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझने के लिए, तो आप लोग मेरे वो क्लास नाइन्थ वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन क्लास, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, फ्री में भी अटेंड कर सकते हो, उसका कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको उसमें एडमिशन लेने को बोल रहा हूँ। आप 10th में हो, आप 10th का पढ़ो, बट अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको सिखाने में। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ये पढ़ा था कि, यस और नो आप बताना, आपने पढ़ा है कि नहीं। हाउ टू डिराइव इट्स फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बेटा? सारंग, मैं समझ नहीं पाई। ये जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, उसकी बात कर रहे हो क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओ बेटा देखो, इसका डेरिवेशन आपको सीधे क्लास 11th में है। आई बात समझ में? क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा इसका डेरिवेशन है, तो मैं समझा भी नहीं, उसमें थोड़ा वेक्टर का पूरा डायरेक्शन का इशू आता है, तो आपको उतना चीजें समझ में आ नहीं पाएगी सारंग। तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, 2 साल बाद आपको सीखना ही है वो।
जहां भी आप पढ़ोगे आपको सिखा दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, वेट, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यस और नो। सेकेंड आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या आपने ये पढ़ा था, यस और नो? सभी लोग मैसेज कर दो मुझे जल्दी से, यस और नो। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूं आप लोगों से। यस, ओके, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ग्रेविटेशन में हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन। आई बात समझ में? ये पढ़ना है आपको ग्रेविटेशन में, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है? तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो सेम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये सब आप लोग को पता है कि यू वी सब क्या होता है। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, और बाकी चीजें तो पता है। हाफ होता है हाफ, टू होता है टू, इसका कोई मतलब नहीं, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही होता है। तो वर्टिकल मोशन में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगा, और इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में 6-7 न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं सिखाऊंगा। आई बात समझ में? यस और नो? यस, ठीक है। और हाँ बच्चों, लिसन, आपकी जो सैटरडे की क्लास है ना, ठीक है, वैसे अपनी रेगुलर जो क्लासेस होती है 50 मिनट की ही हो पाएगी, ठीक है? तो संडे के दिन आपकी मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा। तो सैटरडे के दिन क्लास मत करो, क्लास सैटरडे के दिन मैं आपको क्लास ब्रेक देता हूँ, छुट्टी है संडे के बदले, और मैं संडे को क्लास लूंगा सेम टाइम पे। आई बात समझ में आप सबको? संडे के दिन 1 आवर की क्लासेस होगी, उसमें मैं पूरा पूरा वर्टिकल मोशन आपको सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? सो अब आपको जो आप ये आपको एप्लीकेशन जो टीचमेंट है, इसमें आपको दिखेगा MWF, सॉरी TTS आपको दिखेगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। उसको रहने दो एज इट इज, क्योंकि हमेशा वही चलेगा। इस बार मैं सैटरडे के बदले में संडे के दिन क्लास लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर किसी का कोई अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर लेना। डू वी हैव वीकली टेस्ट? हाँ बेटा, अभी थोड़ा टॉपिक हो जाए उसके बाद, इस वीक में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से होगा। ऑल्टरनेट लूंगा मैं, ठीक है, लगभग 2-2 वीक पे, क्योंकि क्लासेस उतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी, कंटेंट उतने नहीं है ना। क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक्स तो होने चाहिए, आसान क्वेश्चन थोड़ी मैं दूंगा। 2-2 वीक पे टेस्ट होंगे, और जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 3 या 4 मंथ में तो हो ही जाएगा, 4th मंथ में सिलेबस होने के बाद आपका मंथली टेस्ट होगा, ठीक है? मंथ में एक दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सबको, स्पेशली कितने बजे टेस्ट है, आप सभी लोग ठीक है ऑनलाइन आकर के वो टेस्ट सामने देना, और उसका पीडीएफ फॉर्मेट जनरेट करके पूरे आंसर का एक साथ पीडीएफ करके हमें आप भेजना। हर बच्चों की पर्सनली हम उनको फोन कर मिस्टेक है क्या है, उनको हर चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। आई बात समझ में सबको? ठीक है। और वीकली टेस्ट ये जो 2-2 वीक पे होगा, ये तो आपको हम यहीं पे लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, किसने क्या गलती की है, हर बच्चों के टेस्ट के मार्क्स वगैरह सब हम यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। तो वर्टिकल मोशन में भी देखो 2 तरह के मोशन होते हैं, एक होते हैं अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और एक होते हैं डाउनवर्ड मोशन। चलो बस टाइम हो गया, अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक होता है डाउनवर्ड मोशन, संडे के दिन हम इसे कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे के दिन छुट्टी है आपकी। इनवर्ड मोशन सैटरडे वाली क्लास ही संडे को होगी, सैटरडे के दिन मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं चाह रहा हूँ आपका क्लास छूटे नहीं, इसलिए मैंने संडे के दिन क्लास को शिफ्ट कर दिया है। तो चलो आज की क्लास इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाय।